हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप लोगों की पढ़ाई अच्छे तरीके से चल रही होगी। आप लोग रोज अपने ज्ञान और अपनी समझ को आगे बढ़ा रहे होंगे। तो आपके ज्ञान और आपकी समझ को आगे बढ़ाने में थोड़ा सा हम भी अपना योगदान करना चाहते हैं। और आज हम लोग इसी क्रम में इंडियन पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ एक छोटा सा सेगमेंट करते हैं, संसदीय शासन व्यवस्था। आमतौर पर जब हम लोग संसदीय शासन व्यवस्था के विषय में बात करते हैं तो प्रायः विद्यार्थी के मन में होता है कि संसदीय शासन व्यवस्था का मतलब संसद की व्यवस्था, मतलब वो लोकसभा और राज्यसभा की बात करते हैं। लेकिन वास्तव में संसदीय शासन व्यवस्था लोकसभा और राज्यसभा तक सीमित नहीं है, या इसका अर्थ लोकसभा और राज्यसभा के फंक्शन के तौर पर ही सिर्फ नहीं देखा जाना चाहिए। दरअसल संसदीय शासन व्यवस्था, पहले तो हम लोग ये जान लें कि संसदीय शासन व्यवस्था की शुरुआत ब्रिटेन से हुई, ठीक है। और ये आज की तारीख में अत्यंत ही लोकप्रिय शासन व्यवस्था है। ये अत्यंत लोकप्रिय शासन व्यवस्था इसलिए है क्योंकि ये जनता के द्वारा नियंत्रित और निर्देशित होने वाली शासन व्यवस्था है, इसीलिए इसको ज्यादा लोकप्रियता आज पूरी दुनिया में हासिल है। भारत में भी संसदीय शासन व्यवस्था को ब्रिटेन के तर्ज पर अपनाया गया है। साथ ही साथ जापान, कनाडा जैसे देशों में भी संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। संसदीय शासन व्यवस्था को भले ही ब्रिटेन से अपनाया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ब्रिटेन का बिल्कुल ये नकल है या बिल्कुल उसी तरीके से भारत में भी संसदीय शासन व्यवस्था को संविधान में शामिल कर लिया गया है। दरअसल दोनों जगह संसदीय व्यवस्था होने के बावजूद भी कुछ बेसिक अंतर भारत और ब्रिटेन में स्पष्ट तौर पर नजर आता है। जैसे कि ब्रिटेन में शासन व्यवस्था का स्वरूप एकात्मक है, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जबकि भारत में इसका स्वरूप संघात्मक है। ब्रिटेन का संविधान मौखिक संविधान है, भारत का संविधान लिखित संविधान है। ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च है, लेकिन भारत में संसदीय व्यवस्था होने के बावजूद संसद सर्वोच्च नहीं है, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू या न्यायिक पुनरावलोकन के अधिकार के तहत संसद के द्वारा पारित विधानों पर न्यायपालिका की नजर होती है। और अगर कोई कानून अगर संविधान के विरुद्ध बना हुआ हो तो न्यायपालिका उसको खारिज भी कर सकती है। इसके अलावा एक और बड़ा अंतर है कि ब्रिटेन में जहां राजतंत्रात्मक शासन है, वहीं भारत में गणतांत्रिक या गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है। तो संसदीय व्यवस्था भले ही हम लोगों ने ब्रिटेन से एडॉप्ट किया हो, अपनाया हो, लेकिन इसका स्वरूप बिल्कुल ब्रिटेन के समान ही नजर नहीं आता है। कुछ मूलभूत अंतर है जिसके विषय में मैंने आपको बताया। अब सवाल यह भी उठता है कि जब ये अंतर है तो फिर संसदीय शासन व्यवस्था को ही क्यों अपनाया गया। तो इसके पीछे एक महत्वपूर्ण कारण यह रहा कि औपनिवेशिक शासन काल के दौरान भारत चूंकि लंबे समय तक ब्रिटेन का उपनिवेश रहा, ब्रिटेन के द्वारा भारत का शासन संसदीय व्यवस्था पर ही संचालित होता रहा। इस कारण से भारत के जो तत्कालिक नेता थे उनको संसदीय व्यवस्था की समझ थी, तो उस व्यवस्था को ही अपनाने के संदर्भ में प्राथमिकता दी गई और इसीलिए शायद संसदीय व्यवस्था को भारत में अपनाया गया। अब हम लोग आते हैं कि संसदीय शासन व्यवस्था है क्या। तो संसदीय शासन व्यवस्था का एक ऐसा स्वरूप है जिसमें कि दो प्रधान होते हैं, दो हेड होते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग इस तरीके से देख सकते हैं। एक नॉमिनल हेड मतलब कि नाम मात्र का प्रधान, और दूसरा एक्चुअल हेड मतलब कि वास्तविक प्रधान। जो नॉमिनल हेड हैं वो आप जानते हैं कि भारत में राष्ट्रपति हैं, जिनको कि हम लोग हेड ऑफ द स्टेट के तौर पर जानते हैं।
और एक्चुअल जो हेड है संसदीय शासन व्यवस्था में वो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जिसके की प्रधान होते हैं प्रधानमंत्री, और एक्चुअल हेड को बोलते हैं हेड ऑफ द गवर्नमेंट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, तो एक नाम मात्र का प्रधान संसदीय व्यवस्था में और दूसरा वास्तविक प्रधान। तो सत्ता के दो प्रधान हैं, नाम मात्र के प्रधान के तौर पर राष्ट्रपति, जिनको कि राष्ट्राध्यक्ष या हेड ऑफ द स्टेट बोलते हैं, और एक वास्तविक प्रधान जिसको कि मंत्री परिषद कहते हैं, और मंत्री परिषद का प्रधान प्रधानमंत्री होते हैं, जिनको कि हम लोग हेड ऑफ द गवर्नमेंट मतलब कि सरकार का प्रमुख कहते हैं। तो पहला ये संसदीय व्यवस्था का अर्थ हुआ कि इसमें दो प्रधान होंगे, एक नाम मात्र का और एक वास्तविक रूप से। ठीक है, तो ये चीज। अब इसके अलावा चूंकि भारत में संघीय व्यवस्था है, संघात्मक शासन व्यवस्था है, तो संघात्मक व्यवस्था में जैसा कि आप जानते हैं, पहले के वीडियो में मैंने संघात्मक व्यवस्था पर पूरा डिटेल आप लोगों को बता रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको आप देख सकते हैं। तो संघात्मक व्यवस्था में सत्ता के दो केंद्र होते हैं, एक केंद्र की सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरा राज्यों की सरकारें। ऐसी स्थिति में जब भारत में संघीय व्यवस्था है तो संसदीय व्यवस्था भी दोनों ही स्तर पर काम करता है। संसदीय व्यवस्था भी इन दोनों स्तरों पर काम करता है, केंद्र के स्तर पर भी और राज्य के स्तर पर भी। केंद्रीय स्तर पर हम लोग संसदीय व्यवस्था के उदाहरण को भारतीय संविधान के आर्टिकल 74 और 75 के तहत देख सकते हैं। ठीक है, जबकि राज्य में संसदीय व्यवस्था को हम लोग आर्टिकल 163 और आर्टिकल 164 में देख सकते हैं। अब जैसे केंद्र में संसदीय व्यवस्था का उदाहरण अगर आर्टिकल 74 और 75 दर्शाता है, तो 74 में क्या है, तो आप जानते हैं कि राष्ट्रपति को उनके कार्यों में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होती है। तो संघीय मंत्री परिषद का उल्लेख किया गया है 74 में, जबकि 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति के संदर्भ में प्रावधान किया गया है, जहां राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री को नियुक्त किया जाता है, जो कि वास्तविक प्रधान होते हैं। तो ये वास्तविक प्रधान के तौर पर आते हैं और राष्ट्रपति के द्वारा ही इनकी नियुक्ति होती है। राज्य की सरकार में संसदीय व्यवस्था का उदाहरण आर्टिकल 163 में आता है। तो जो बातें यहां है वही बात अनुच्छेद 163 या फिर आर्टिकल 163 में है। मतलब ये स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मतलब कि राज्य मंत्री परिषद की व्यवस्था करता है, और ये मुख्यमंत्री के संदर्भ में प्रावधान करता है। बाकी दोनों ही बातें दोनों जगह समान है। तो संघीय व्यवस्था होने के कारण संसदीय व्यवस्था भी केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर दिखते हैं, और अनुच्छेद 74 और 75 केंद्र की संसदीय व्यवस्था को, 163 और 164 राज्य की संसदीय व्यवस्था को बताने का काम करता है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ें। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था का एक अर्थ तो, या फिर हम लोग ऐसे कहें कि संसदीय व्यवस्था का एक अर्थ तो ये हो गया कि इसमें सत्ता के दो केंद्र हैं। दूसरा ये कि इसमें जो कार्यपालिका होती है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका जो होती है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, कार्यपालिका मतलब कि राष्ट्रपति और मंत्री परिषद, ये दोनों से मिलकर के संघीय कार्यपालिका का निर्माण होता है, और ये विधायिका मतलब कि संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो मोटे तौर पर ये दो मुख्य बातें आती हैं संसदीय शासन व्यवस्था में। मैं फिर से एक बार आपको दोहरा दे रहा हूं कि संसदीय शासन व्यवस्था वैसी शासन व्यवस्था है जिसमें
एक नाम मात्र का प्रधान होता है और दूसरा वास्तविक प्रधान होता है। इसके साथ ही संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है और इन्हीं बातों के आधार पर संसदीय शासन व्यवस्था के कुछ फीचर्स या विशेषताएं नजर आती हैं, जिसको हम लोग एक एक करके देखें। सामूहिक उत्तरदायित्व, जैसा कि मैंने अभी आपको कहा कि इस व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, लेकिन ये जो उत्तरदायित्व है ये सामूहिक होता है। सामूहिक उत्तरदायित्व का अर्थ ये हुआ कि अगर मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल के बैठक में अगर कोई निर्णय बहुमत से ले लिया गया तो ये निर्णय सर्वमान्य होता है। अब इस निर्णय से अलग कोई नहीं हो सकता है। मतलब कि निर्णय लेने के दौरान अगर किसी ने ना भी कहा हो, लेकिन बहुमत से लिया गया निर्णय सामूहिक उत्तरदायित्व को दर्शाता है और इस निर्णय में अब सबकी सहमति हो जाती है, तो सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। इसके बाद इसमें होता है कि संसदीय व्यवस्था में बहुमत की सरकार, बहुमत की सरकार। संसदीय शासन व्यवस्था में बहुमत प्राप्त दल का ही सरकार बनता है। मतलब कि लोकसभा में जिस दल का बहुमत होता है उस दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के तौर पर आमंत्रित करते हैं और फिर उनकी नियुक्ति के पश्चात प्रधानमंत्री के सलाह पर ही मंत्री परिषद का निर्माण करते हैं। संसदीय शासन व्यवस्था में जैसा कि मैंने आपको भी बताया है कि एक वास्तविक प्रधान होता है, तो इसमें वास्तविक प्रधानमंत्री होते हैं और प्रधानमंत्री का नेतृत्व होता है संसदीय शासन व्यवस्था में। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री एक तरफ जहां मंत्री परिषद के प्रधान होते हैं, वहीं संसद के मुख्य नेता के तौर पर इनकी मान्यता है, और तीसरा ये कि ये सत्तारूढ़ दल मतलब रूलिंग पार्टी के नेता होते हैं। तो संसदीय शासन व्यवस्था में प्रधानमंत्री की जो भूमिका होती है वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण होती है और उनका ही नेतृत्व यहां पर प्रमुखता के साथ सामने आता है। चौथा यह है कि संसदीय शासन व्यवस्था में दोहरी सदस्यता होती है। दोहरी सदस्यता होती है। दोहरी सदस्यता का अर्थ यह हुआ कि कार्यपालिका के जो सदस्य हैं वही विधायिका के भी सदस्य होते हैं। इसलिए मंत्री परिषद में शामिल लोग जो हैं वो कार्यपालिका और विधायिका दोनों के ही सदस्य होते हैं। ठीक है, दोनों के ही सदस्य होते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो एक तरफ जहां इसकी प्रमुख विशेषताएं नजर आ रही हैं, वहीं संसदीय व्यवस्था की इन्हीं जो इसके जो मेरिट्स हैं या इसके जो फीचर्स हैं, यहीं से इसके कुछ डिमेरिट्स भी निकल करके सामने आते हैं। अब इनके डिमेरिट्स को अगर हम लोग देखना चाहें तो क्या कुछ होगा। पहला तो ये कि इसमें समय सीमा नहीं होती है। मतलब सरकार में समय सीमा या इसमें अस्थायित्व का जो तत्व है वो विद्यमान नहीं होता है, क्योंकि यहां पर सामूहिक उत्तरदायित्व की बात होती है और सामूहिक उत्तरदायित्व होता है लोकप्रिय सदन अर्थात लोकसभा के प्रति। और लोकसभा अगर अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आती है और वो अगर पारित हो जाता है तो आप सब जानते हैं कि मंत्री परिषद को त्यागपत्र देना होता है। इसके साथ ही संसदीय व्यवस्था में जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि प्रधानमंत्री का नेतृत्व होता है, तो इस व्यवस्था में प्रधानमंत्री के द्वारा त्यागपत्र दिए जाने के बाद प्रधानमंत्री के द्वारा अगर कोई ऐसे कृत्य किए गए और अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ तो सरकार चली जाएगी, या फिर अगर प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए तब भी इसमें अस्थायित्व का तत्व नहीं रहेगा। इसके साथ ही अगर गठबंधन की सरकार हो, गठबंधन की सरकार हो संसदीय शासन व्यवस्था में, ये भी अस्थायित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाने का काम करता है। तो इसमें अस्थायित्व का तत्व
सामान्यतः नहीं देखा जाता है। इसके अलावा है निरंकुशता। निरंकुशता मतलब ऐसा, निरंकुशता किसकी? मंत्रिमंडल की। ऐसा इसलिए क्योंकि जब पूर्ण बहुमत की सरकार बन जाती है, पूर्ण बहुमत की सरकार बन जाती है, तो होता यह है कि दल का प्रभाव जो है वो शासन पर होने लगता है और वो दल की नीतियों को कहीं ना कहीं शासन व्यवस्था पे इंपोज करने या थोपने का काम करते हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व, साथ ही भारत के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों में जो बदलाव आता है, उस बदलाव के कारण भी ये दलगत नीति से प्रभावित होकर के काम करते हैं, जिसके कारण से कई बार ये निरंकुशता का रूप भी धारण कर लेता है। इसके अलावा संसदीय शासन व्यवस्था जो है, ये शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत, सेपरेशन ऑफ पावर थ्योरी के विरुद्ध नजर आता है। कैसे, ये बताएं। इसके पहले आपको बता दूं कि शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत मॉन्टेस्क्यू ने दिया था और भारत में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग रखने का प्रावधान किया गया है। तो मॉन्टेस्क्यू के द्वारा शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत दिया गया था। ये बात मैंने इसलिए बताया क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते रहे हैं। खैर, तो शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के विरुद्ध ये इसलिए है क्योंकि कार्यपालिका के सदस्य ही विधायिका के सदस्य होते हैं। ऐसी स्थिति में इनका संबंध इनसे और इनका संबंध इससे होता है। तो यहां पर शक्ति का पृथक्करण से संबंधित जो व्यवस्था है, उसका कहीं ना कहीं विरोध होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है। इसके अलावा संसदीय शासन व्यवस्था में नीतियों में निश्चितता नहीं होती है। नीतियों में निश्चितता इसलिए नहीं होती है क्योंकि सरकारें लोकतंत्र में बदलती रहती है एक निश्चित समय के बाद, या बीच में ही अगर सरकार बहुमत खो दे, सरकार गिर जाए, तो नई सरकार का गठन होता है और अगली सरकार की नीतियां क्या होंगी, ये उस सरकार के प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है। तो नीतियों में अनिश्चितता के तत्व भी पाए जाते हैं। इसके अलावा ये भी दिखता है कि संसदीय शासन व्यवस्था में प्रधानमंत्री जो होते हैं, वो अपने जो लोकसभा में चुन करके या उनको सपोर्ट करने वाले या उनके दल के जो सांसद होते हैं, उन्हीं में से उनको मंत्री का या मंत्रिपरिषद का गठन करना होता है। तो ऐसी स्थिति में यह भी होता है कि अकुशल लोग भी मंत्रिपरिषद में शामिल हो जाते हैं और इस व्यवस्था के कारण दल के बाहर के लोगों को, जो बहुत कुशल हो सकते हैं, उनको काम करने का मौका नहीं मिलता है। जैसा कि हम लोगों ने लंबे समय तक देखा है कि कांग्रेस की सरकार के समय में अटल बिहारी वाजपेयी को मंत्रिपरिषद में, जो कि उतने योग्य, उतने कर्मठ, इतने अनुभवी व्यक्ति थे, उनको ये मौका नहीं मिल पाता था। तो इसमें बेसिकली शासन व्यवस्था का संचालन अकुशल लोगों के द्वारा भी संचालित होता है। तो संसदीय व्यवस्था क्या है, कहां से लिया गया, क्यों लिया गया, इस व्यवस्था की विशेषताएं क्या हैं और इसकी बुराइयां क्या हैं, इन तमाम चीजों को मैंने इस वीडियो में आपको बताने का काम किया है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपनी प्रतिक्रिया निश्चित तौर पर दीजिए। ठीक है। आने वाले दिनों में इंडियन पॉलिटी और अन्य विषयों से संबंधित, जैसा कि हम वीडियो अपलोड करते रहे हैं, आने वाले दिनों में ये चीजें हम और आपको उपलब्ध कराते रहेंगे। तो खूब पढ़िए और अपने मंजिल को हासिल कीजिए। धन्यवाद।